कुछ देशों ने अपने यहाँ दुनिया भर के भ्रष्टाचारियों और करचोरों के लिए वैध तहखाने बना रखे हैं। स्विट्ज़रलैंड उनमें एक है। वहाँ के बैंकों में दुनिया का कोई भी आदमी अपना खाता खुलवा और उसमें चाहे जितने पैसे जमा करा सकता है। वहाँ का कोई भी बैंक अपने ग्राहक से न तो यह पूछता है कि उसने जो पैसे जमा किए हैं वह कहाँ से आए। अगर कोई उन ग्राहकों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहे तो वह भी उपलब्ध नहीं कराते। बस वहाँ का केंद्रीय बैंक हर साल यह ब्यौरा जरूर उपलब्ध कराता है कि किस देश से कितनी रकम वहाँ के बैंकों में जमा कराई गई। इस साल के उसके आंकड़ों से पता चला है कि पिछले एक साल में जब कोरोना महामारी के दौरान देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा था तब भारतीय कंपनियों और नागरिकों ने स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में सबसे अधिक धन जमा कराए। इस तरह पिछले एक साल में स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में भारतीय कंपनियों और नागरिकों की कुल जमा रकम 2.55 स्विस फ्रैंक यानी 20,700 करोड़ रुपए हो गई है। यह आंकड़ा पिछले 13 सालों में सबसे ज़्यादा है। इसमें 4,000 करोड़ रुपए सीधे ग्राहकों द्वारा जमा कराए गए, 3100 करोड़ रुपए से अधिक दूसरे बैंकों के जरिए हस्तांतरित किए गए, 16.5 करोड़ रुपए ट्रस्टों के जरिए और 13,500 करोड़ रुपए बॉन्ड और सिक्योरिटी जैसे विभिन्न विकल्पों के जरिए जमा कराए गए। पैरा विचित्र है कि एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था नकारात्मक स्थिति में पहुंच गई है और इसे पटरी पर लाने के लिए सरकारें अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रही है और दूसरी तरफ कर चोरी या भ्रष्टाचार के जरिए जुटाई हुई इतनी बड़ी रकम स्विट्ज़रलैंड के बैंकों के काले तहखानों में जमा करा दी गई। यह तो एक देश का खुलासा है। ऐसे तहखाने कई देशों के बैंकों ने बना रखे हैं। कहाँ कितनी रकम भेजी गई उन सब का आंकड़ा इकट्ठा किया जाए तो तथ्य और हैरान करने वाले हो सकते हैं। छिपी बात नहीं है कि ऐसे विदेशी बैंकों में चोरी छिपे जमा कराया जाने वाला धन किस तरह जुटाया और कमाया जाता है। इनमें से ज़्यादातर पैसा भ्रष्ट नौकरशाहों, राजनेताओं और बड़ी कंपनियों के होते हैं जो घूस के माध्यम से या फिर करों की चोरी करके जुटाया गया होता है। उसे काला धन कहा जाता है। पैरा काले धन पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार ने खूब बढ़ चढ़कर दावे किए थे। पहली बार सत्ता में आने से पहले के चुनावी घोषणा पत्र में तो उसने विदेशी बैंकों से सारा काला धन वापस लाने का भी भरोसा दिलाया था, मगर यह काम इतना आसान नहीं है। स्विट्ज़रलैंड या फिर दूसरे देशों के बैंकों में जहां काला धन छिपाया जाता है उन्हें कानूनी संरक्षण प्राप्त है और वे अपने ग्राहकों के बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध न कराने को स्वतंत्र है। उन पर दबाव नहीं डाला जा सकता। इसलिए भारत सरकार इस मामले में कामयाब नहीं हो पाई, मगर भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के दावों और कर चोरी पर सख्त नज़र रखने के तमाम प्रयासों के बावजूद आश्चर्य है कि वह भ्रष्टाचारियों पर नकेल नहीं कस पाई है। विदेशी बैंकों में भेजी गई रकम इस बात की गवाही है कि देश में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ।
इस खुलासे से सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। पहले ही देश के बैंकों की भारी रकम लेकर विदेश भाग जाने वाले कारोबारियों और बट्टे खाते को लेकर अंगुलियां उठती रही है। पैरा किसी भी आपदा के समय यह उम्मीद की जाती है कि लोग एक दूसरे की मदद इस रूप में करेंगे कि सबके लिए संकट से बाहर निकलना संभव हो सके, लेकिन यह बेहद अफसोस की बात है कि ऐसे समय में भी कुछ लोग मानवीय संवेदना को ताक पर रखकर दूसरों से ठगी और यहाँ तक कि पीड़ितों की जान से खिलवाड़ करने से नहीं हिचकते हैं। फिलहाल समूचे देश में कोरोना विषाणु के संक्रमण से बचाव के लिए सबसे कारगर उपाय के तौर पर टीकाकरण अभियान चल रहा है। सरकार अलग अलग स्वरूप में इसे संचालित कर रही है और बहुत सारे लोग उसका लाभ उठा भी रहे हैं। जाहिर है इसके पीछे लोगों के भीतर अपने जीवन को बचाने की भूख है, लेकिन इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि कुछ लोग इसी मौके को अपने लिए गलत तरीके से कमाई करने का जरिया बना ले। मुंबई में ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें हर जगह चल रहे टीकाकरण अभियान का फ़ायदा उठाकर एक गिरोह ने वहां की एक रिहायशी सोसाइटी में रहने वालों को अपने जाल में फंसाया और बहुत सारे लोगों को ऐसा टीका लगाया जिसके बारे में यह निश्चित नहीं है कि उसमें कौन से तत्व थे। पैरा गौरतलब है कि इस दुष्चक्र में फिल्म उद्योग से जुड़ी कंपनियां भी फंस गई, जिनके कई सौ कर्मचारियों ने भी इस तरह टीका लगवा लिया। इसके लिए बाकायदा लोगों से टीके की कीमत भी वसूली गई, लेकिन जब प्रमाण पत्र मिलने का मामला सामने आया और कुछ लोगों को इसके असर को लेकर शक हुआ, तब जाकर इसका खुलासा हुआ कि काफ़ी लोग ठगे गए हैं। निश्चित तौर पर यह एक गंभीर आपराधिक गतिविधि है जिसमें इस बात का ख्याल रखना तक जरूरी नहीं समझा गया कि इस धोखे से लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन यह अपने आप में एक गंभीर सवाल है कि फर्जी तरीके से सैकड़ों लोगों को टीका लगाने वाले अपना काम करते रहे और पुलिस या प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी, जबकि टीकाकरण की किसी भी गतिविधि के लिए स्थानीय प्रशासन की आधिकारिक अनुमति से लेकर प्रशिक्षित डॉक्टरों की टीम का होना जरूरी है। लेकिन फर्जी तरीके से टीका लगाने का यह काम सार्वजनिक रूप से चलता रहा और किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया। पैरा यह किसी से छिपा नहीं है कि शरीर में अगर किसी अवांछित रसायन का प्रवेश हो जाए तो उसके दुष्प्रभावों से लेकर मौत होने तक का खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन इस बात का ख्याल किए बिना महज कुछ पैसे कमाने या ठगी करने के लिए इतनी बड़ी तादाद में लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया कोरोना संक्रमण के खतरों से निपटने के क्रम में यह पहला मौका नहीं है जब कुछ आम लोगों के भय और जीवन बचाने की भूख का शोषण करने की कोशिश की गई। इससे पहले भी दूसरी लहर के चरम के दौरान में ऑक्सीजन सिलेंडर और कुछ दवाइयों की कालाबाजारी की खबरें आई थी। एक और इनके अभाव में लोग दम तोड़ रहे थे और दूसरी ओर कुछ संवेदनहीन
कारोबारी इसके लिए बेलगाम कीमत वसूल रहे थे। यहाँ तक कि जीवन रक्षक बताई जाने वाली दवाइयों की नकली खुराक भी बड़े पैमाने पर बेची गई। ऐसी घटनाएं बताती है कि एक ओर हमारे समाज में आपदा और व्यापक संकट के दौर में भी आपराधिक मानसिकता के लोग मुनाफा कमाने और मजबूर लोगों की लूट खसोट करने में लग जाते हैं। दूसरी ओर सरकारें भी ऐसी गतिविधियों को पूरी तरह रोक पाने में लापरवाही बरतती है।